नमस्कार सभी को। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल में या दिल्ली पुलिस में किसी भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस, और ये आज को मैं दो तरीके से कराऊंगा। आराम से वीडियो देखना, दोनों में से आपको जो भी बेस्ट लगता है उसके बारे में बताना, उसी में फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन है अपना, चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य किसकी मदद से नंद को पराजित करने में सफल हुआ? चलो, ऑप्शन है कदमक, पाणिनि, बिंदुसार या चाणक्य। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये नंद है, नंद वंश में शासक का नाम था घनानंद। घनानंद उसको पराजित करा था। तो किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। और चाणक्य का दूसरा नाम था कौटिल्य। ठीक है, ये हुआ। अब अपन ने यहाँ पे पकड़ लो घनानंद को। घनानंद को यहीं कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन जब भी आएगा वो सीधे सीधे नहीं आएगा। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब अगली बार जब पूछा जाएगा तो यही कॉपी पेस्ट नहीं किया जाएगा, इससे आसपास बनने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात करें अपन घनानंद की। घनानंद, इसके समय यूनान के शासक सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। ये क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्वी को। किसके समय? घनानंद के समय। घनानंद का टाइम पीरियड पूछ सकता है आपसे। ये किसके समकालीन था? सिकंदर का समकालीन था घनानंद। ये नंद वंश का अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। और नंद वंश का संस्थापक या प्रथम शासक, नंद वंश का संस्थापक या प्रथम शासक था, वो था महापद्यनंद। ये क्वेश्चन खूब बार पूछे गए कि देखो, महापद्यनंद ये संस्थापक था और अंतिम शासक कौन है? वो है घनानंद। फिर बात करें अगला, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य चाणक्य की सहायता से घनानंद यानी इसको हराकर मौर्य वंश की स्थापना करी। अब मौर्य वंश किसके बाद में आता है? नंद वंश के बाद में। नंद वंश के बाद में कौन आएगा मगध पर? तो वो आएगा मौर्य। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। यही अपना क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से। देखो, नंद को पराजित करने में सफल हुए। लैंग्वेज कुछ भी आ सकती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चलो आगे चलते हैं अपन। फिर पकड़ लिया अपन चंद्रगुप्त मौर्य को। 322 से लेकर 298 ईसा पूर्वी तक चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। ये मौर्य वंश का प्रथम या संस्थापक था, प्रथम शासक या संस्थापक। बात करें आगे, अब चंद्रगुप्त मौर्य से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने यहाँ ऐड कर दिए। चंद्रगुप्त मौर्य व कौटिल्य ने सर्वप्रथम 322 ईसा पूर्व में पंजाब पर आक्रमण किया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले कहाँ पर आक्रमण किया? तो पंजाब पर किया। कब किया? 322 ईसा पूर्व में। वहाँ का यूनानी गवर्नर था फिलिप, इसकी हत्या कर दी। और पंजाब विजय चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय थी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य की प्रथम विजय कौन सी थी? पंजाब विजय। यहाँ पर किसे हराया? तो फिलिप को हराया था। किसको हराया? फिलिप को। ये भी आपको ध्यान रखना है, यूनानी गवर्नर था और इसको हरा दिया इसने। फिर अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बिताया और इसकी मृत्यु यहीं पे हुई थी। ठीक है, चंद्रगिरी पर्वत पर। कब हुई? 298। ये दोनों पॉइंट इतना गजब है। अंतिम समय कहाँ पर बिताया? श्रवणबेलगोला में। और मृत्यु भी कहाँ हुई? श्रवणबेलगोला में। और भी आगे पूछे तो पर्वत बता देना, चंद्रगिरी का पर्वत। फिर बात करें अपन कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन आचार्य भद्रबाहु से प्रभावित होकर जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार किया। यानी सीधी सीधी बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म या जैन? तो आप बताओगे जैन धर्म। किससे प्रभावित होकर? तो भद्रबाहु से प्रभावित होकर। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, अशोक ने दम के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? अशोक ने दम के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? समाहर्ता, राजुकास, बोधिश्वर या दम महामात्र? तो देखो, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 4, दम महामात्र। अब बात करते हैं अपन अशोक। अशोक अपन को हिंट में मिल गया, तो अशोक को अपन यहीं कंप्लीट कर लेंगे। अशोक है वो 273 से लेकर 232 तक यहाँ का शासक रहता है। और ये बिंदुसार के 16 रानियाँ थी। बिंदुसार के 16 रानियाँ थी, उनके 101 बेटे हुए थे। ठीक है, उनमें से एक ये था, यानी
सो तो इसके भाई थे, ये था। और ये बहुत ही तेजवान बालक था भाई साहब, बहुत ही तेज बालक था। तो यहाँ से तो देखो कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसका बेटा था, यानी इसके पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। ये आपको ध्यान रखना है, बिंदुसार। फिर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जब अशोक राजगद्दी पर बैठा उस समय कहाँ का शासक था, ये सॉरी कहाँ का राज्यपाल था, अवंती का। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अब आपसे पूछ ले कि अशोक को पुराणों में किस नाम से जाना गया, तो अशोक वर्धन कहा गया। ठीक है, फिर बात करते हैं अशोक के अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय की। कलिंग विजय कब की, 261 में। यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि अशोक के कलिंग विजय की जानकारी उसके 13वें दीर्घ शिलालेख से होती है। यानी अशोक ने जो कलिंग विजय प्राप्त की थी उसकी जानकारी किसमें मिलती है, अशोक के 13वें शिलालेख, या ये ऐसे भी लिख लेना आप, तो 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। ठीक है, फिर है कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया, कलिंग विजय के बाद में। और ये बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिलवाई थी, ये उपगुप्त ने दिलवाई थी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान रखना। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाने वाला बौद्ध भिक्षु कौन था, उपगुप्त। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। मिस्र का राजा था एक टोलमी, मिस्र का राजा था टोलमी। पाटलिपुत्र में अपने राजदूत डियोनिसियस को अशोक के दरबार में भेजा था। यानी अशोक के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था, डियोनिसियस। ये किसका राजदूत था, टोलमी का। तो ये टोलमी कहाँ का था, मिस्र का राजा। बहुत अच्छे से पूरी लाइन पढ़नी है, कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें, देखना आप कि मिस्र का राजा टोलमी ने पाटलिपुत्र में अपने राजदूत डियोनिसियस को अशोक के दरबार में भेजा था। चलो आगे चलते हैं अपन। और ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया, अशोक ने। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने किया, अशोक ने। फिर बात करें आजीवक संप्रदाय की स्थापना। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी, मोखली घोषाल ने। ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये आजीवकों के लिए रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने ही आजीविकों के लिए रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं, आपसे पूछ ले कि आजीवक संप्रदाय की गुफाएं कहाँ पे है, बराबर की पहाड़ियों में। ठीक है, और नाम है करज, न्योपार, मुहरमा, विश्व झोंपड़ी। ये कौन सी है भाई, आजीवकों के लिए जो बनाई गई गुफाएं हैं। चलो आगे बात करते हैं अपन। अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने वाला या पढ़ने में कौन सफल हुआ, अशोक की लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था। देखो REM व्हीलर ने, जेम्स प्रिसेम्प ने, या जॉन मार्शल ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो देखो अशोक की लिपि को पढ़ने वाला व्यक्ति था, वो था जेम्स प्रिसेम्प। तो ऑप्शन 2 इसका सही तो हो जाएगा। चलो आगे चलते। देखो पहले वाले में मैंने 2 क्वेश्चन आपको डिटेल में बताए। अगर वो अच्छे लगते हैं आपको कि ऐसे पढ़ाना है तो मैं वैसे पढ़ा दूंगा। और आपको भाई ज़्यादा टाइम नहीं खराब करना, और आपको खुद ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, तो आप ऐसे बता दो। हालांकि प्रैक्टिस तो उनमें भी प्रैक्टिस ही होगी आपकी, बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि मैं कोई भी पॉइंट ऐसा बेकार नहीं डालूंगा, जो भी एग्जाम में आ सकते हैं वही पॉइंट ऐड करूंगा। जैसे मैंने यहाँ नंदवंश का लिया तो मैं इनके बारे में पूरा जितना बता सकता हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो आप मेरे को ज़रूर बताना नंदवंश का संस्थापक कौन था, बताओ। देखिए मैंने अभी बताया कि नंदवंश का संस्थापक और नंदवंश का अंतिम शासक। ठीक है, नंदवंश का एक तो हो जाएगा संस्थापक और एक हो जाएगा अंतिम शासक। बताओ, देखिए सोचो, ये हो जाएगा प्रथम, जो भी संस्थापक हो जाएगा। महानंदीवर्धन, कालाशोक, गणानंद या नागार्जुन। देखो नंद वंश का संस्थापक मैंने पहले ही बताया था, महापद्यनंद। महापद्यनंद, इसका दूसरा नाम महानंदिन या नंदीवर्धन।
ठीक है, तो इसका आंसर तो ये हो जाएगा। और अंतिम आप बताओगे कौन है? घनानंद, जिसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से और मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद, ठीक है, ये हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या राजगृह या चंपा? तो देखो, मगध की पहली राजधानी है वो है गिरिब्रज या राजगृह। कहाँ है राजगृह? राजगृह है बिहार में। राजगृह है बिहार में। चलो आगे चलते हैं। सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? यानी रजिया सुल्तान के पिता का नाम बताना भाई। रजिया सुल्तान के पिता का नाम। रजिया सुल्तान का पिता कौन था? तो बता सकते हो बलबन? नहीं। इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक या केकोबाद? तो रजिया सुल्तान का पिता है वह है इल्तुतमिश। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? दिल्ली पुलिस ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है कि अकबर का राजस्व मंत्री बीरबल था, तुलसीदास, अबुल फजल या टोडरमल? तो अकबर का राजस्व मंत्री था वो है टोडरमल। इसने एक पद्धति चलाई थी, जब्ती प्रणाली। भू राजस्व की पद्धति जब्ती किसने चलाई? तो ये टोडरमल ने चलाई थी। आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? अब मैं इनके बारे में सारा बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो क्या लंबा हो जाता है फिर, तो ये आपको बताना है कि कैसे करना है। आप कौन सा आपको जो बेस्ट लगता है वही अपन काम करेंगे। चलो बात करते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राममोहन राय ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ज्योतिबा फुले ने या आत्माराम पांडुरंग ने? तो प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी आत्माराम पांडुरंग ने। चलो आगे चलते हैं। एक धर्म को अपनाने, अभ्यास, प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 10 जनवरी 2019 की शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। 29 में, 23 में, 25 में या 26 में? ये आपको बताना है कि एक धर्म को अपनाने यानी धर्म को मानने। सीधी सीधी आप तो एक पॉइंट रट लो, धर्म को मानने। ये मैंने बता रखा है वैसे तो, लेकिन और कभी मौका मिलेगा तो मैं पूरा आर्टिकल बहुत अच्छे से कराऊंगा। तो इस आंसर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25। इसमें क्या है भाई? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। ये बलात् श्रम हो ही जाएगा, ये सारे बताने हैं आपको। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है भाई? 72 के तहत, 143, 123 या 76? तो 72 का तो आप सबको पता ही है, समाधान की शक्ति है राष्ट्रपति की, और 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्ति। और बात करें 143, 123, 76, तो आपको बताना है इसमें अध्यादेश किसके में जारी करता है। तो देखो एक चीज़ मैं बताऊं आपको, राष्ट्रपति आए तो 123 और राज्यपाल आए तो आगे के 2 डिजिट चेंज कर देना, मतलब 213। तो इसका आंसर हो जाएगा 123। चलो आगे चलते हैं अपन। किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए शर्त निर्धारित करती है? बस क्वेश्चन देखना, आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो हो जाएगा रोजगार यानी लोक नियोजन की के अवसरों की समानता। क्वेश्चन है ये, आर्टिकल है लोक नियोजन। लोक नियोजन में अवसरों की समानता, ये आपको ध्यान रखना। इसमें क्या है भाई? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। चलो आगे चलते हैं अपन। संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है। तो बताओ, जाति, धर्म, लिंग और अथवा जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कहलाती है भाई? रेड क्लिफ लाइन, मैगिनोट, मैकमोहन या डूरंड? तो ये है रेड क्लिफ रेखा, जो इधर से जम्मू से होती हुई गुजरात तक जाती है ऐसे। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे चलते हैं अपन। मैगिनोट रेखा है भाई, मैगिनोट रेखा है के मध्य सीमा रेखा, ये भी आरपीएफ में आया हुआ है, एसआई में। भारत और चीन, यूएस और कनाडा, फ्रांस और जर्मनी या यूएस मैक्सिको? तो ये आपको बताना है कहाँ पर? तो फ्रांस और जर्मनी। तो ऑप्शन सी 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वह है निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन से लगी हुई नहीं है? ये मैंने बहुत अच्छे से करा रखा, आपको इंडिया का मैप करवाया था और भी करवा दूंगा। अगर आपका डिमांडिंग वीडियो रहेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, एकदम
तरीके से। तो आपको बताना है कि चीन के साथ नहीं लगी हुई है उत्तराखंड की, पश्चिम बंगाल की, जम्मू कश्मीर की और सिक्किम की। या आप ज़रूर बताओगे कि किसकी नहीं लगी हुई है। तो ये अपन अगला वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। और हर दिन अपना ये रहेगा कि लास्ट क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा और आप कमेंट में ज़रूर बताओगे, जिससे मेरे को भी पता लगे कि किन कौन कौन स्टूडेंट है जो वीडियो पूरा देखते हैं और अपने पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं। ठीक है, और आप मेरे को ये ज़रूर बताओगे कि सीरीज़ ये से चलानी है या शुरू के 2 क्वेश्चन की तरह चलानी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।